नमस्कार दोस्तों, मैं अभय सर पटेल रीजनिंग क्लासेस में आपका पुनः स्वागत करते हैं। आज हम लोग बायो के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो अक्सर सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे आपके एसएससी, रेलवे, पीसीएस, पुलिस या जितने भी आपके वनडे एग्जाम है, सभी जगहों पर बायो के क्वेश्चन होते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका चैप्टर है विटामिन से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि विटामिन होते क्या हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसी बात पर डिस्कस करते हैं कि विटामिन से क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं। तो देखिए, विटामिन से सबसे पहले या जो क्वेश्चन आता है कि विटामिन के रासायनिक नाम पूछ दिए जाते हैं। किस विटामिन का कौन सा रासायनिक नाम है या उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ये एक क्वेश्चन होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है? दूसरा ये पूछा जाता है कि किस विटामिन की कमी से कौन से डिजीज होते हैं या कौन से रोग होते हैं। अगर आपके शरीर में ये विटामिन की कमी है तो इससे कौन सा रोग हो सकता है। तो विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के विषय में भी पूछा जाता है। तीसरा जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, विटामिन के सोर्सेज पूछे जाते हैं, उसके स्रोत क्या है। अगर हमारे शरीर के लिए विटामिन आवश्यक है, विटामिन के कारण रोग हो सकते हैं, हम बीमार पड़ सकते हैं, तो इस विटामिन को पाने के लिए हमें कहाँ कहाँ से लेना होगा, मीन्स इसके स्रोत क्या है, इसके सोर्सेज क्या है। तो ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। विटामिन के रासायनिक नाम पूछ लिए जाते हैं, या उस विटामिन के कमी से कौन से रोग हो सकते हैं, कौन सी डिजीज हो सकती हैं। तीसरा, उस विटामिन का सोर्सेज क्या है, मीन्स उस विटामिन को हम लोग कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों, विटामिन क्या है? एक कार्बनिक पदार्थ है। ये हमारे शरीर में इसका बनता नहीं है, हम लोगों को क्या करना होता है, इसको बाहर से लेना होता है। लेकिन कुछ विटामिन ऐसे भी होते हैं जिनका हमारे शरीर में निर्माण भी होता है। जैसे उदाहरण के रूप में विटामिन डी। अब विटामिन डी का निर्माण शरीर का कौन सा ऑर्गन करता है? तो कौन सा ऑर्गन करता है? लीवर करता है। विटामिन डी का निर्माण कहाँ पर होता है? लीवर में। तो हम लोगों ने बात किया कि जो आपका विटामिन है ये एक कार्बनिक पदार्थ है, ये आपके शरीर में बनता नहीं है, लेकिन शरीर का एक ऑर्गन्स, एक ऐसा अंग है जो इसका निर्माण भी करता है। वो कौन सा अंग है? लीवर। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि लीवर में किस विटामिन का स्टोर किया जाता है, भंडारण किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो आप क्या बताएंगे? विटामिन डी। तो लीवर क्या करता है? विटामिन को स्टोर करता है, बनाता है। दूसरी चीजें हम लोगों ने बात किया कि इसका निर्माण नहीं होता है, हम लोगों को बाहर से लेना होता है। यदि हम लोग इसको बाहर से नहीं लेते हैं, इस विटामिन को बाहर से नहीं लेते हैं, तो ये इतना हमारे शरीर के लिए आवश्यक है कि हमारे शरीर के जो अंग हैं वो सुचारू रूप से कार्य करना बंद कर देंगे। जितने भी आपके शरीर में ऑर्गन्स हैं, इन सभी ऑर्गन्स के लिए विटामिन क्या है? आवश्यक है। तो इन्हें हमें क्या होगा? बाहर से लेना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं, जो अंग है, वो सही ढंग से काम नहीं करेंगे और हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि ये विटामिन जब इतने आवश्यक हैं, इसके कारण हम लोग बीमार पड़ सकते हैं, तो ये मिलेंगे कहाँ से, कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं? तो विटामिन 2 जगहों से आपको मिल सकते हैं। पहला, जीवों से या जंतुओं से आपको मिल सकते हैं। दूसरा कहाँ से मिल सकते हैं? दूसरा आपको मिलेंगे प्लांट से या पौधों से। अब हम लोग बात सबसे पहले करते हैं
कि जीवों से या जंतुओं से हमें कैसे विटामिन मिल सकते हैं। तो जीवों से जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जो लोग मीट खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडे खाते हैं, उन्हें जीवों से विटामिन मिल सकते हैं। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, क्या उन्हें विटामिन नहीं मिल सकते? उन्हें भी मिल सकते। कैसे मिलेंगे? जो लोग मीट, मछली, अंडे नहीं खाते हैं, उन्हें कहाँ से मिलेंगे? उन्हें मिलेंगे प्लांट से, मिलेंगे पौधों से। पौधों में आप देखते हैं जितनी भी हरी सब्जियां हैं, उन हरी सब्जियों से हम लोगों को क्या मिल सकते हैं? विटामिन मिल सकते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप नॉनवेज खाते हो तभी आपको भरपूर मात्रा में विटामिन मिल सकती है। आप अगर नॉनवेज नहीं खाते हैं, मीट मछली नहीं खाते हैं, तब भी आपको नेचर ने, प्रकृति ने आपको कुछ ऐसे प्लांट, पौधे दिए हैं, कुछ ऐसी सब्जियां दी हैं जिससे आपको विटामिन मिल सकते हैं और आपके शरीर के जो जितनी भी आवश्यकताएं हैं विटामिन की, वो पूरी हो सकती है। जीवों से बात किया जाए तो आपके मीट, मछली, अंडे तो मिलते ही हैं, जीवों से दूध भी मिलता है। दूध में भी आपके विटामिन पाए जाते हैं। तो जीवों से जो लोग नॉनवेज हैं, उन्हें भी विटामिन की भरपूर मात्रा मिल जाती है, और जो लोग नॉनवेज नहीं है, उन्हें भी जीवों से आपका विटामिन मिल जाता है, जैसे कि दूध के रूप में, दही के रूप में। तो दूध से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट हैं, वहाँ से हम लोगों को मिल जाते हैं। तो हम लोगों ने इस पे बात कर लिया कि जब शरीर के लिए विटामिन इतना आवश्यक है, तो ये हम लोगों को मिलेगा कहाँ से। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि ये जो विटामिन है, इस विटामिन के विषय में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बात की थी? ये विटामिन शब्द पर किसने बात की थी? इसका सबसे पहले वैज्ञानिक प्रयोग किसने किया था? ये कब आया हम लोगों के सामने? इस पर सबसे अधिक जो रिसर्च है वो किसने किया? ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन में आपका थोड़ा सा टेक्निक याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे पहले विटामिन के विषय में किसने बताया, शब्दों पे ध्यान रखना है, यही आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। सबसे पहले विटामिन के विषय में बताया किसने? तो सबसे पहले किसने बताया? L.I. ल्यूलिन ने। L.I. ल्यूलिन ने कब बताया था विटामिन के विषय में? 1881 में सबसे पहले विटामिन के विषय में दुनिया को पता चला था। किसने बताया? L.I. ल्यूलिन ने। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले किसने बताया विटामिन के विषय में, तो आप क्या बताएंगे? L.I. ल्यूलिन ने 1881। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा टेक्निकल रूप से चेंज करता है। क्या चेंज करेगा? अगर क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, ये जो आपका शब्द है, इसको सबसे पहले किसने प्रयोग किया, या इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ देता है कि विटामिन पर पहला रिसर्च सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया, तो वहां पर आपका क्वेश्चन बदल जाएगा। किसने बताया? तो L.I. ल्यूलिन। और सबसे पहले रिसर्च करके विटामिन के विषय में पता किसने किया? इन्होंने तो केवल बताया था, लेकिन रिसर्च करके विटामिन कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इस पे आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो विटामिन शब्द पर पहला रिसर्च किसने किया? फंक महोदय ने। फंक महोदय ने सबसे पहले 1912 में एक रिसर्च किया और रिसर्च करके विश्व को बताया विटामिन के विषय में। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि फंक ने 1912 में विटामिन को सबसे पहले कहाँ से प्राप्त किया था? तो सबसे पहले विटामिन को उन्होंने कहाँ से प्राप्त किया? चावल के जो ऊपरी परत है, चावल का जो ऊपरी छिलका होता है, उससे फंक
ने 1912 में विटामिन की खोज की थी, रिसर्च किया था। अब चावल के ऊपरी परत से उन्होंने किस विटामिन को प्राप्त किया था, कौन सा विटामिन उन्होंने खोजा था, तो उसको विटामिन B1 को खोजा था। विटामिन B1, देखिए विटामिन B1 के विषय में आगे तो हम लोग बात करेंगे। देखिए जिस प्रकार शरीर के लिए विटामिन B1 आवश्यक है, शरीर की ग्रोथ के लिए विटामिन B1 आपकी मेटाबॉलिक क्रियाओं के लिए भी आवश्यक है। कभी कभी आप देखते हैं कि विटामिन B1 में तो बहुत सारी चीज़, B1 खोजी गई, B2 खोजी गई, B3 खोजी गई, तो कभी कभी आप सुनते होंगे B कॉम्प्लेक्स। आप देखते हैं कि आपके मुंह में कभी छाले पड़ जाते हैं, जब मुंह में छाले पड़ जाते हैं तो आप आयुर्वेदिक दवाएं ढूंढने लगते हैं। तो कोई कहता है पान खा लो, अब पान तो आपने कभी खाया नहीं, लेकिन अब पान खाने लगते हैं। कोई कहता है पिपरमिंट लगा लो, कोई तरह तरह की दवाएं बताने, कोई कहता है कत्था लगा लो। ये क्या है? ये सारी चीज़ें जब आपके मुंह में छिलके छाले पड़ जाते हैं या छिल जाता है, लाल दाने पड़ जाते हैं, तो वो किसकी कमी होती है? B1 की ही कमी होती है, विटामिन B की ही कमी होती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि जब आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो डॉक्टर आपको क्या कहता है? B कॉम्प्लेक्स ले लीजिए। खोज किसने किया? खोज फंक ने किया तो B1 की खोज की, लेकिन फिर बहुत सारी विटामिन B1 में खोज ली गई। उसी का जो मिक्सचर रूप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? B कॉम्प्लेक्स। वही B कॉम्प्लेक्स आप लेते हैं और धीरे धीरे आपके मेटाबॉलिक जो क्रियाएं हैं, जो पाचन क्रियाएं हैं, वो सही होती जाती हैं और मुंह में जो छाले हैं वो आपके हटते जाते हैं। मीन्स विटामिन B आपके शरीर की ग्रोथ के लिए भी आवश्यक है और साथ में मेटाबॉलिक क्रियाओं के लिए भी आवश्यक है। आपकी पाचन क्रिया अच्छी नहीं होगी तो मुंह में छाले पड़ेंगे और कभी कभी आपके दाने भी निकल आते हैं। इस तरह की जो चीज़ें होती है वो विटामिन B के कारण ही होती है। तो आप समझ चुके होंगे विटामिन B कितना आवश्यक है। इसके विषय में हम लोग आगे बात करेंगे। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, यहाँ से अक्सर सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं। आपने देखा भी होगा कि कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम, इस चैप्टर से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो इसकी हमने चर्चा कर ली। आगे हम लोग बात करते हैं तो विटामिन्स को इसकी घुलनशीलता के आधार पर, किसमें ये घुलनशील हो सकता है उसके आधार पर अगर बात किया जाए तो विटामिन्स या तो फैट में, वसा में घुलनशील हो सकता है, या तो वो जल में घुलनशील हो सकता है। तो फैट में या वसा में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं इसके विषय में हम लोग बात करते हैं। तो फैट में जो घुलनशील जो आपके विटामिन हैं वो कौन कौन से हैं? A, D, E, K। वसा में कौन कौन से विटामिन आपके घुल सकते हैं? A, D, E और K। जो जल में घुलनशील विटामिन है वो कौन से हैं आपके? B और C। B और C आपके क्या है? जल में घुल सकते हैं। तो जल में जो घुलनशील विटामिन है वो आपके B और C है। इस तरह से हम लोग क्रमशः सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विटामिन A के विषय में, फिर D के विषय में, फिर E के विषय में और K के विषय में। पहले हम लोग बात करेंगे किसमें? फैट या वसा के विषय में घुलनशील जो विटामिन है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जल में जो घुलनशील विटामिन है उसके विषय में। तो हम लोग जल में जो घुलनशील विटामिन है और जो वसा में घुलनशील विटामिन है इसको क्रमबद्ध हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फैट में या वसा में जो घुलनशील विटामिन है। तो हमने बात किया आपको A, D, E, K। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं विटामिन A के विषय में। विटामिन A, सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसको हम लोग जान लेते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है। तो रासायनिक नाम इसका आपका रेटिनॉल है। रेटिनॉल। अच्छा, ये शब्द से आपको लग रहा होगा
कि ये किसी न किसी तरह से आपके रेटिना से संबंधित है। अब रेटिना होती कहाँ पर है? रेटिना आपकी होती है आँख में। तो विटामिन ए का संबंध कहाँ से हो गया आपकी? ये आँख से हो गया। मीन्स अगर आपकी विटामिन ए है तो आपकी रेटिना क्या होगी? आपकी स्वस्थ होगी। तो आँखों को स्वस्थ रखने के लिए आपकी विटामिन ए की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन तो आप जरूर याद रखेंगे। आप देखते हैं अक्सर हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपसे रासायनिक नाम ज़्यादातर बार पूछा गया है। कोई भी विटामिन हो उसका रासायनिक नाम पूछ लिए जाते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम आप क्या याद रखेंगे? रेटिनॉल। अब हम लोग यही बात कर रहे हैं कि आखिर विटामिन ए की अगर कमी हो जाती है, विटामिन ए आपके शरीर में नहीं है, तो कौन कौन सी समस्या हो सकती है। तो सबसे पहले हमने बात किया कि आपका ये रेटिनॉल शब्द है, तो कहीं ना कहीं आपकी रेटिना से संबंधित है। रेटिना कहाँ पर होती है? आपकी आँख में होती है। और इसका मतलब ये है कि विटामिन ए की कमी होगी तो आपकी आँख की जो रेटिना है वो प्रभावित होगी। मीन्स आपको अगर आँख को स्वस्थ रखना है तो क्या करना होगा? विटामिन ए लेना होगा। ठीक है। अगर विटामिन ए की कमी होती है तो और कौन सी समस्याएं हम लोगों को खड़ी हो सकती है? तो विटामिन ए आपके टिश्यू के निर्माण, टिश्यू या ऊतकों के निर्माण में भी ये आपका कामयाब होता है। टिश्यू के या ऊतकों के निर्माण में भी इसकी आवश्यकता होती है। अब ये टिश्यू होते क्या है इसको पहले आप जान लें। जो टिश्यू या ऊतक होते हैं ये क्या होते हैं? जो हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं जो एक समान की है, एक समान मीन्स एक आकार वाली है, उनकी उत्पत्ति भी एक समान हुई है। तो आकार और उत्पत्ति में जितनी भी आपकी कोशिकाएं हैं जो एक समान होती हैं, उन्हें स्वस्थ रखने के लिए भी विटामिन की आवश्यकता होती है। तो दूसरा काम क्या है विटामिन ए का? हमारे शरीर में जितने भी टिश्यूज हैं, जितने भी ऊतक हैं, उनके निर्माण में, उनको स्वस्थ रखने में भी विटामिन ए आपका आवश्यक है। तीसरा विटामिन ए अगर इसकी कमी हो जाती है तो हम लोगों को क्या समस्या खड़ी हो सकती है? खास करके हम लोगों को जो श्वास नली है, श्वास नली को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ट्रेकिया। जो आपकी श्वास नली जिससे हम लोग सांसें लेते हैं उसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेकिया कहते हैं। श्वास नली और आहार नाल, आहार नाल को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। इन दोनों को सूखा होने से, ड्राई होने से बचाने का काम कौन करता है? विटामिन ए करता है। मीन्स अगर आपके शरीर में विटामिन की कमी है तो आपकी जो ट्रेकिया है, जो आपकी श्वास नली है, और जो एलिमेंट्री कैनाल है मीन्स आहार नाल है जिसके माध्यम से आपका भोजन आंतों में जाता है, वो दोनों क्या होंगे? वो सूख जाएंगे, दोनों क्या होंगे? ड्राई हो जाएंगे। तो विटामिन ए अगर आपके शरीर में कम होता है तो आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, और जो भोजन कर रहे हैं वो भोजन आपके एलिमेंट्री कैनाल में या आहार नाल में जाने के बाद आपका सही ढंग से आंतों में नहीं पहुंच पाएगा। तो यहाँ भी आपकी समस्या हो। तीसरा हम लोगों ने बात किया कि ये टिश्यूज के निर्माण में भी सहायक होता है। तो टिश्यूज तो आपकी आंखों में भी होती है। तो आंखों के जितने भी टिश्यूज होते हैं, आंखों की जितनी भी ऊतकें होती हैं, उनके निर्माण में भी सहायक होते हैं। इसी कारण अब इसकी कमी के कारण एक और है जो कई बार एग्जाम में भी आ चुका है क्वेश्चन, उस पर हम लोग बात करते हैं विजुअल पिगमेंट। विजुअल पिगमेंट विजुअल पिगमेंट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? दृष्टि वर्धक। इस पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इस पर हम लोग बात करते हैं। अगर विटामिन ए की कमी होती है
तो जो आपका विजुअल पिगमेंट है या जो आपकी दृष्टि वर्णक है ये आपकी प्रभावित होगी। अब ये विजुअल पिगमेंट अगर आपकी प्रभावित होती है तो इससे क्या समस्या होती है? इससे समस्या ये होती है कि हम लोग रंगों को पहचान नहीं पाते। जो कलर्स होते हैं वो आपका उसको सही ढंग से उसकी पहचान नहीं कर पाते। ग्रीन को आप ग्रीन नहीं समझ पाते हैं, रेड को रेड नहीं समझ पाते हैं। तो जो रंग है, कलर है, उनमें आपको डिफरेंसेस दिखाई देने लगता है, उसमें अंतर दिखाई देने लगता है। तो विटामिन ए की अगर शरीर में कमी होती है तो आंखों के माध्यम से जो आपका विजुअल पिगमेंट है वो प्रभावित हो जाता है, दृष्टि वर्णक प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण हम लोग रंगों की सही ढंग से पहचान नहीं कर पाते। और इसके कारण क्या होता है, जब विजुअल पिगमेंट, जब हम लोग ये चीजें बहुत दिनों तक चलती रहती है, विजुअल पिगमेंट आपका प्रभावित बहुत दिनों तक रहता है, तो इसके कारण बाद में जाकर के या कुछ दिनों के बाद क्या हो जाती है, यही आंखें क्या हो जाती है आपकी, ड्राई हो जाती है। जब आंखें ड्राई हो जाती हैं तो यहां पर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजुअल पिगमेंट के कारण जब आंखें ड्राई होती है तो कौन सी बीमारी होती है, इसके कारण होने वाला रोग कौन है? तो इसके कारण जो होने वाला रोग है वो है आपका जीरोप्थैल्मिया। जीरोप्थैल्मिया, इसको हम हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, जीरोप्थैल्मिया। अब ये है क्या? देखिए ये जीरोप्थैल्मिया। अब यहां पे ध्यान क्या देना है, जब ज्यादा दिनों तक आपका विजुअल पिगमेंट या दृष्टि वर्णक बना रहता है, मीन्स रंगों को पहचान करने में आपको मुश्किल खड़ी होती है, विजुअल पिगमेंट प्रभावित है और ये अधिक दिनों तक बना रहता है, तो आपके सामने एक नई डिजीज आएगी, एक नई बीमारी सामने आएगी, उसका नाम क्या है, जीरोप्थैल्मिया। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि आंखें ड्राई होने के बाद कौन सी बीमारी होती है, तो क्या बताएंगे, जीरोप्थैल्मिया। तो इतना आप समझे। देखिए सबसे पहले याद रखें कि रेटिनॉल, इसका रासायनिक नाम याद रखें। दूसरा क्या है, रेटिना से संबंधित है, मीन्स रेटिना को स्वस्थ रखने में आपका काम करता है। दूसरा, इसकी कमी हो जाती है तो क्या होगा, हमारे जो शरीर में जो बनने वाले टिश्यूज हैं, जो ऊतक हैं, वो आपके सही ढंग से नहीं बन पाएंगे, जितने भी आपकी टिश्यूज हैं वो प्रभावित हो जाएंगे। तीसरा, अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो आपकी जो सांस नली है जिससे आप सांस लेते हैं वो आपकी प्रभावित हो जाएगी, जिसके कारण आपकी आहार नलिका भी आपकी प्रभावित हो जाएगी। और आंखों की टिश्यूज को अगर ये अच्छा बनाए रखता है तो आपकी आंखों से पहचान भी अच्छी होगी। अगर आंखों से पहचान अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा, आपका विजुअल पिगमेंट होगा, मीन्स दृष्टि वर्णक होगा, आपको रंगों को पहचान करने में मुश्किलें खड़ी होगी। सबसे अधिक बार जो क्वेश्चन पूछा है उसको आप लोग जानते होंगे। तो सबसे अधिक बार जो क्वेश्चन पूछा गया है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है, सबसे अधिक बार एग्जाम में आया है और इजी ये क्वेश्चन भी है। सभी बच्चे जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है। तो यहां पर भी ये आपका क्या है, आंखों से संबंधित हो। तो एक चीज आप माइंड में बना रखें कि ज्यादातर यहां से जो क्वेश्चन आपकी आंखों से ही संबंधित है, एलिमेंट्री कैनाल से है, ठीक है। तो यहां पर अगर आपकी विटामिन ए की शरीर में कमी हो जाती है तो रात के समय जो आपका है वो आपका थोड़ा दिखाई देना कम कर देता। इतनी सारी विटामिन ए के कारण अगर समस्याएं हैं तो हम लोग क्यों नहीं लेते, इसको लेना चाहिए ना। अब एक तीसरे क्वेश्चन के रूप में हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस चैप्टर से एक तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या होता है, सोर्सेज।
कहाँ पर ये पाया जाएगा जब इतना जरूरी है कि हमारे रेटिनल को प्रभावित कर सकता है, हमारे टिश्यू को प्रभावित कर सकता है, हमारी श्वास नली को प्रभावित कर सकता है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल को प्रभावित कर सकता है, हमको देखने में पहचान करने को भी प्रभावित कर सकता है। इतना जरूरी है विटामिन ए, तो इसको लेना चाहिए। अब लेना चाहिए तो कहाँ से हम लोग प्राप्त करेंगे, इसके सोर्सेज क्या है, ये परीक्षाओं के क्वेश्चन भी होते हैं। तो 2 क्वेश्चन पे हम लोग बात कर चुके, तीसरा हम लोग बात करते हैं सोर्सेज, ये पाया कहाँ जाता है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि ये पीले फलों में पाया जाता है। अब पीले फलों में आपको कहाँ कहाँ से मिल सकता है? पीले फलों में आपको गाजर, पपीता, रोक दिया है ना, पीला फलों में जैसे गाजर हो गया, आपका पपीता हो गया, पके हुए जो आम है यहाँ से आपको प्राप्त हो सकता है। दूसरा आपको कहाँ से प्राप्त हो सकता है? आपको जैसे आपने देखा कि ये रतौंधी जो बीमारी होती है, तो रतौंधी में आपका फिश ऑयल भी लिया जाता है, जिसे मछली का तेल लिया जाता है, और जिनको रतौंधी की बीमारी होती है उनको दिया जाता है। तो और कहाँ से पाया जाएगा? तो मछली के तेल से भी प्राप्त होगा विटामिन ए। और हम लोग बात करते हैं कहाँ से पाया जाएगा, तो हरी सब्जियों से प्राप्त होगा, हरी सब्जी से प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त कहाँ से मिलेगा? दूध से मिलेगा। और दूध से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी पदार्थ हैं, दही है, ठीक है, तो दूध से बने हुए जितने भी चीज़ें हैं वहाँ से हम लोगों को विटामिन ए प्राप्त होगा। तो ज़्यादातर आपको जंतुओं से भी मिलता है, हरी सब्जियों से भी मिलता है, और आपको दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों से भी मिलता है, ठीक है। तो इसके सोर्सेज भी ध्यान रखना है। जब इतना ज़रूरी है तो हम लोगों को कहाँ से इसको प्राप्त करना है, ये भी हम लोगों को ध्यान रखना है। तो कहाँ कहाँ से विटामिन ए प्राप्त हो सकता है, इसको भी हमने बताया। अब विटामिन ए के बाद हम लोग आगे बात करेंगे, क्योंकि हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि फैट में जो घुलनशील है, जो वसा में घुलनशील विटामिन है, वो कौन कौन से। तो विटामिन ए के हम लोग सारी चीज़ों पे बात कर चुके हैं कि इसका रासायनिक नाम क्या है, इससे होने वाले रोग कौन कौन से हैं, और ये कहाँ कहाँ से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे हम लोग दूसरी विटामिन पे बात करेंगे। तो हम लोग फैट में घुलनशील जो विटामिन है, विटामिन ए के विषय में हम लोगों ने बात किया। तो ए, डी, ई और के, इसके विषय में हम लोगों को बात करना है, जो वसा में घुलनशील है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं विटामिन डी के विषय में। तो हम लोग उसी तरह आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, इसका रासायनिक नाम। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। तो पहले क्वेश्चन का हम लोग आंसर जान चुके। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसको हम लोग धूप का विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी को धूप का विटामिन कहा जाता है। क्यों धूप का विटामिन कहा जाता है, इस पर हम लोग बात करते हैं। धूप का विटामिन कहे जाने का कारण क्या है कि सूर्य से जो हमें पराबैंगनी किरणें होती है, जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें होती है, वो जब हमारे सूर्य की किरणें हमारे जो स्किन है, जो त्वचा है, इस पर जब पड़ती है, तो इस स्किन में आपका एर्गोस्ट्रॉल नामक पदार्थ पाया जाता है। इसको हम लिख दे रहे हैं एर्गोस्ट्रॉल। एर्गोस्टेरॉल नामक पदार्थ पाया जाता है। यही पराबैंगनी किरणों को एक्टिव रूप से, सक्रिय रूप से विटामिन डी में चेंज करता है। अब देखिए क्वेश्चन आपसे कैसे पूछता है, विटामिन डी को शरीर में पाया जाने वाला कौन सा तत्व है जिसको बदलता है, चेंज करता है, सक्रिय करता है। आप देखते हैं पीसीएस के एग्जाम में 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, एसएससी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया कि शरीर में
एक ही विटामिन आपका स्टोर हो सकता है, वो कौन सा है? विटामिन डी। अब विटामिन डी स्टोर होता है तो यहाँ पे देखें, ये तो आपको कहीं भी आपको मिल जाएगा कि ये धूप का विटामिन है, हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है, लेकिन ये बनता कैसे है, शरीर में कैसे ये बनता है, इसे आप समझें। जब हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर पे पड़ती है तो हमारी स्किन में क्या पाया जाता है? एर्गोस्टेरॉल नामक जो आपका तत्व है, यही आपकी पराबैंगनी किरणों को क्या किस में चेंज कर देता है? विटामिन डी में बदल देता है। तो विटामिन डी में सक्रिय रूप से बदलने का काम कौन करता है? एर्गोस्टेरॉल। ये आपको ध्यान रखना है। या कभी कभी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछता है? विटामिन डी को संश्लेषित करने का कार्य कौन सा तत्व करता है, या शरीर का कौन सा भाग करता है? तो शब्दों पे ध्यान देंगे, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, खास करके बड़े एग्जाम में, जैसे आपके एसएससी, आपके सीजीएल के एग्जाम में जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीसीएस की परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसका रासायनिक नाम डाला, कैल्सीफेरॉल। दूसरा हम लोग इसको क्या है? धूप का विटामिन करते हैं, मीन्स आपको सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। सूर्य की रोशनी से शरीर में कैसे ये बदलता है, ये इसको बदलने वाला जो तत्व है वो कौन सा है? तो वह आपकी स्किन में पाया जाने वाला एर्गोस्टेरॉल नामक तत्व है, जो इसको विटामिन डी में चेंज करता है। तो आप क्वेश्चन समझ चुके होंगे कि विटामिन डी को संश्लेषित करने वाला तत्व कौन सा है? एर्गोस्टेरॉल। अब हम लोग बात करते हैं कि विटामिन डी अगर आपके शरीर में नहीं पाई जाती, विटामिन डी की कमी है, तो आपको कौन कौन सी समस्या क्रिएट हो सकती है, कौन कौन सी मुश्किलों में आप पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विटामिन डी की कमी से जो आपको रोग हो सकते हैं। तो अस्थि भंगुरता सबसे पहला जो आपका रोग होगा वो क्या होगा? अस्थि भंगुरता। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओस्टियोपोरोसिस, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अस्थि भंगुरता। इसमें होता क्या है? अस्थि भंगुरता में क्या चीज होती है? अस्थि भंगुरता में आपकी जो बोन्स है, जो हड्डियां हैं, वो क्या हो जाती है? कमजोर पड़ जाती है। हड्डियां धीरे धीरे आपकी सूखने भी लगती है। तो विटामिन डी की कमी से जो होने वाला पहला जो रोग है वो क्या है? अस्थि भंगुरता, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओस्टियोपोरोसिस, जिसमें आपकी बोन्स या हड्डियां कमजोर हो जाती है या सूख जाती हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन के रूप में भी आपका आया है कि ओस्टियोपोरोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो आप क्या बताएंगे? विटामिन डी के कारण। कभी कभी हिंदी शब्द यूज करता है, कभी इंग्लिश शब्द यूज करता है, तो दोनों याद रखेंगे, ओस्टियोपोरोसिस या अस्थि भंगुरता। दूसरा, बचपन में अगर आपको विटामिन डी की कमी हो जाती है तो वहां पर भी आपके लिए समस्या क्रिएट होती है। अगर बचपन में आपको विटामिन डी की कमी हो गई तो आपको क्या होगा? रिकेट्स नामक रोग होगा। कौन सा? रिकेट्स नामक रोग। अब रिकेट्स को सूखा रोग भी कहा जाता है, सूखा रोग कहा जाता है इसको। कभी कभी आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देता है कि सूखा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो सूखा रोग आप क्या बताएंगे? विटामिन डी की कमी के कारण। रिकेट्स पूछता है कि रिकेट्स नामक जो बीमारी है वो किसको होती है? कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है। तो रिकेट्स नामक जो बीमारी होती है किसको होती है? बच्चों को होती है। ध्यान रखना है, रिकेट्स नामक जो बीमारी है बच्चों को होती है। बच्चों में क्या होता है कि उन्हें उनकी जो बोन्स है, हड्डियां हैं, कमजोर हो जाती है, बिल्कुल दुबले पतले दिखने लगते हैं बच्चे, तो इसको सूखा रोग भी कहा जाता है। तो जैसे आपसे पूछे, रिकेट्स पूछे, बच्चों में होने वाली जो रिकेट्स नामक बीमारी है किस विटामिन की कमी के कारण होती है? आप क्या बताएंगे? विटामिन डी की कमी के कारण होती है। या सूखा रोग पूछे। तो इतना जब जरूरी है तो हम लोग ये भी जानेंगे कि विटामिन डी हम लोगों को मिलेगा कहाँ से।
कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे अधिक सोर्सेज, सबसे अधिक स्रोत है विटामिन डी का, वो क्या है? तो सबसे अधिक स्रोत आप क्या लगाएंगे? सूर्य से जो प्राप्त होने वाली क्या है? पराबैंगनी किरणें। जो पराबैंगनी किरणें हैं वो आपकी क्या है? सबसे बड़ी सोर्सेज है, सबसे बड़ी स्रोत है। दूसरा, और कहाँ कहाँ से हम लोगों को विटामिन डी मिल सकती है? तो कहाँ से मिल सकती है? अनाज से मिल सकती है आपको। और कहाँ से मिल सकती है? आपको दूध से मिल सकती है। और दूध से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट हैं, जैसे आपका दही है, दही से भी मिल सकती है, पनीर से मिल सकता है। तो ये भी सोर्सेज है विटामिन डी के। लेकिन सबसे अधिक जो सोर्सेज है वो क्या है आप बताएंगे? जो पराबैंगनी किरणें हैं या सूर्य से, आपको सूर्य की जो रोशनी है उससे आपको मिलती है। खास करके आप देखते होंगे सुबह की जो धूप है, सुबह की धूप है, वहाँ पर डॉक्टर भी बताते हैं, बच्चों को भी बताया जाता है कि सुबह जैसे ही सूर्योदय हो तो सूर्योदय के समय आप क्या करें? तुरंत जा कर के वहाँ पर खड़े हों, बाहर खड़े हो, जिससे आपको सूर्य की जो आपकी लालिमा है वो आपको मिलेगी। और आपको इस तरह की जो बीमारियां, जो आपको जितने बताए गए हैं, ये सारी बीमारियां, अस्थि भंगुरता, रिकेट्स, सूखा रोग, इस तरह की जो समस्याएं हैं वो आपको नहीं होगी। तो हम लोगों ने बात किया, दो विटामिन पे हम लोग बात कर चुके हैं जो आपके फैट में या वसा में घुलनशील है। इसके सोर्सेज भी बात किया हम लोगों ने, इसका रासायनिक नाम भी बात किया, और उससे होने वाली जो बीमारियां हैं इनके विषय में भी बात किया। अब आगे हम लोगों को ए और डी बात कर चुके हैं, अब हम लोगों को ई और के पर बात करना है, तो इसको हम लोग आगे बात करते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। आगे का जो आपका ई और के है इसको हम लोग आगे बात करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो ये अच्छा लगे, आपको जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं, तो इसको कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शेयर करें, जिससे हम लोगों का मनोबल बढ़े। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।